दोस्तों, लोकतांत्रिक सरकारें जो कि जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं, जन कल्याण करने के लिए, जनता को संतुष्ट करने के लिए, जनता को खुश करने के लिए नित नए नए प्रयोग करती हैं। वो उन सभी विधियों को अपनाने का प्रयास करती हैं जिससे जनता को खुश रख सकें। तो इन प्रयासों में जो जो नई नई तकनीकियाँ आती हैं, जो जो नए नए प्रयोग हो सकते हैं, वह सरकारें करती हैं और जो बाधाएं आती हैं उनको दूर करने का प्रयास करती हैं। भारत जैसा लोकतांत्रिक देश भी आदर्श लोकतंत्र की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जो कि भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, तो इस प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, चुनावों में फिर से दोबारा चुने जाने के लिए और जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को सफल बनाने के लिए नए नए प्रयोगों को अपनाने से नहीं चूकती है। तो गवर्नेंस का ही एक बहुत ही नवीन रूप है ई शासन, ई गवर्नेंस। हमने इसके पहले गवर्नेंस में जो जो अन्य शब्द यूज होते हैं, अभिशासन हुआ, प्रशासन हुआ, सुशासन हुआ, ये सब हमने देख लिया। सर्वोत्तम मॉडल हमने देखा, ढेर सारे नागरिक चार्टर देखा, उसमें क्या क्या बातें हैं। आज हम ई शासन, जो कि एकदम नवीन स्वरूप है, इसी के अंतर्गत आपका स्मार्ट गवर्नेंस आता है। स्मार्ट क्यों? स्मार्ट मतलब कोई चीज़ स्मार्ट क्यों कही जाती है, कोई व्यक्ति स्मार्ट क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह कोई कार्य बहुत कुशलता से कर लेता है, बहुत कम समय में कर लेता है और लोगों को संतुष्ट भी कर लेता है। ऐसा नहीं कुशलता से कर ले रहा है, बहुत कम समय में कर ले रहा है और कार्य नकारात्मक हो, नहीं, सकारात्मक कार्य रहेगा तो स्मार्ट कहा जाएगा वो। तो ठीक यही चीज़ आप इसमें लागू कर दीजिए। तो कोई व्यवस्था सरल, सुलभ, जैसे कोई योजना ही मान लीजिए सरकार ने योजना लाई जनता के लिए, अब जनता उसमें महीनों जो है लेटरबाजी कर रही है, लाल फीताशाही हो रही है, फाइल आगे ही नहीं बढ़ रही है। तो ऐसी व्यवस्था, ऐसे किसी भी अच्छे से अच्छी योजनाएं चला दी जाए, लेकिन सरकार लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकती है, ना लोग उस सेवा से संतुष्ट हो सकते हैं। तो वह सेवा कैसे उस व्यक्ति तक कम से कम समय में सही तरीके से, अर्थात जितना दिया गया है उतना पहुंच जाए और जिस उद्देश्य से दिया गया है वह उद्देश्य पूर्ण हो जाए। तो ऐसी व्यवस्था कायम करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम्स हैं, जैसे कंप्यूटर आपका होगा, इंटरनेट होगा आपका, मोबाइल होगा, इन सभी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके जब लोगों की सेवा करना शुरू कर देती है तो इसी को ई गवर्नेंस, ई शासन कहा जाता है। तो सरकार और सूचना प्रौद्योगिकी, ये दो मुख्य इसके घटक हैं ई शासन के, और तीसरा घटक मुख्य जो है नागरिक है। तो यहाँ पे होता क्या है, सरकार और नागरिकों के मध्य संबंधों को परिवर्तित करने की क्षमता जिन प्रौद्योगिकियों में होती है, अर्थात जो जो संबंध, जिस तरह के संबंध सरकार और नागरिकों में या व्यवसायियों में या अन्य संस्थाओं में हो सकते हैं या सेवाएं दी जाती हैं, उन सेवाओं को सक्षम बनाने की क्षमता जिन जिन प्रौद्योगिकियों में होती है, उन सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों का इस्तेमाल करना सेवा को पहुंचाने के लिए, यही ई गवर्नेंस कहलाता है, यही ई शासन कहलाता है। जिसका उद्देश्य क्या होता है, सेवाओं का उचित प्रकार से वितरण हो सके। किसी के पास ऐसा नहीं कि 100 रुपये बांट रहे हैं, 10 लोगों में एक को 50 मिल गया, दूसरे को 20 मिल गया, तीसरे को 10 मिल गया और बाकी को कुछ मिला ही नहीं। ऐसा नहीं, सेवाओं का वितरण उचित प्रकार से हो, जिसको जितनी आवश्यकता हो उस प्रकार से। तो सूचना प्रौद्योगिकी क्या करेगी, इसमें कई बहुआयामी सूचना प्रौद्योगिकी का कार्य रहेगा। इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले पहचान करना किसे कितनी आवश्यकता है, यह जानना संसाधन कितने हैं, संसाधन और ज़रूरतों के अनुसार सेवाओं का वितरण करना, सेवाओं की पहुंच को निश्चित करना, सुनिश्चित करना, यह कार्य सूचना प्रौद्योगिकी करेगा। दूसरा, व्यापार व उद्योगों के साथ बेहतर अंतः क्रिया करना। सूचना प्रौद्योगिकी जो व्यापारी होते हैं, जो उद्यमी होते हैं, उनके मध्य एक बहुत बड़े ब्रिज का कार्य करती है। इससे नियमों का बहुत
जल्द जो है सरल ढंग से नियम कानूनों को समझाने में सहायता मिलती है। कोई प्रोसेस होता है, कोई कार्य होता है तो बहुत जल्दी प्रक्रिया में आ जाता है और कार्य जल्दी हो जाता है। इससे अर्थव्यवस्था को हमारे गति मिलती है। इसके अलावा सेवाओं तक पहुँच, लोगों तक जो है सेवाएं किस तरह पहुँच पाएँ, सूचना प्रौद्योगिकी इसको सही ढंग से निर्धारित करता है। जैसे कि गैस सब्सिडी देना, मोबाइल के माध्यम से सेवाओं की पहुंच हर किसी के हाथ में होना। इसके अलावा सूचना का अधिकार, जैसे कानून बना करके लोगों को सेवाओं तक पहुंच बनाने का अधिकार प्रदान करना, ये सभी बातें आती हैं। सेवाओं का बेहतर प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से बड़ी से बड़ी सेवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है। भ्रष्टाचार में कमी और उसे समाप्त करना, इससे भ्रष्टाचार में कमी आती है क्योंकि बहुत लोग इसमें उत्तरदायी नहीं होते हैं, बिचौलिए नहीं होते हैं, कोई डायरेक्ट लोगों तक ये सेवाएं पहुंचाई जा सकती हैं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से। तो भ्रष्टाचार की जो गुंजाइशें होती हैं वो समाप्त होती हैं। लागत में कमी आती है और समय कम खर्च होता है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो सेवाएं हैं उनको पहुंचाने की लागत कम होती है और समय भी कम खर्च होता है। ई शासन के 4 मुख्यतः मॉडल हम देख सकते हैं। ई शासन के मुख्यतः 4 मॉडल होते हैं और ये 4 मॉडल जो होते हैं वो 4 बिंदुओं पर आधारित होते हैं। नागरिक, व्यापारी, सरकार और कर्मचारी, ये 4 जो व्यक्ति होते हैं, जो 4 ये घटक हैं, जो सेवाएं हैं उनके यही जो है 4 घटक होते हैं। जो सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं या दी जाती हैं, इनके यही 4 मुख्य घटक होते हैं। सरकार जिसमें केंद्र बिंदु में होती है, क्योंकि सेवा तो सरकार ही देती है। सेवा कौन उपलब्ध कराती है? सरकार। तो सरकार या तो सिटीजन को सेवा उपलब्ध कराएगी, अर्थात नागरिकों को, तो G2C हो जाएगा, गवर्नमेंट टू सिटीजन हो जाएगा। और जब सरकार तक सेवाएं पहुंचाएगी तो G2G हो जाएगा। जब सरकार व्यवसायी तक या व्यापारी तक पहुंचाएगी सेवाएं तो गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन हो जाएगा। और सरकार से जब कर्मचारियों तक सुविधाएं पहुंची, अर्थात यह गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ हो जाएगा। तो ये 4 मॉडल होते हैं सेवा या ई शासन के। और ई शासन इन सभी संबंधों को मजबूत बनाने का कार्य करता है, इन सभी संबंधों को प्रगाढ़ करता है, विश्वास बनाता है, विश्वास बढ़ाता है, विश्वास को सुदृढ़ करता है और सेवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उत्तम बनाने का प्रयास करता है। तो सबसे पहला जो मॉडल है सरकार से नागरिक तक, G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। इसमें क्या चीज़ें आती हैं? आपका जो जैसे शिकायतें जो हैं, जनता की जो शिकायतें हैं उनका ऑनलाइन निपटारे की व्यवस्था करना कई तमाम जो है विभागों ने लागू कर दिया है। कृषि विभाग हुआ या फिर शिक्षा विभाग हुआ, इन सभी आप देखेंगे तो ऑनलाइन जो है। इसके अलावा जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उसने कई पोर्टल बनाए जहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं। नागरिक शिकायत करता है, उसका निपटारा हो जाता है। आपने हाल ही में चुनाव आयोग की तरफ से भी इस तरह का एक सिविजिल ऐप देखा था जिसमें नागरिक डायरेक्ट जो है आचार संहिता का उल्लंघन होने पर शिकायत कर सकते थे। इससे क्या होता है? नागरिक का सरकार पर विश्वास बढ़ता है, नागरिक का सरकार पर विश्वास बढ़ता है, लोकतंत्र सुदृढ़ होता है, सेवाओं की पहुंच व्यक्ति तक बहुत ही आसानी से हो जाती है, सुनिश्चित हो जाती है। और जो शासन के उद्देश्य हैं, ई शासन के उद्देश्य हैं, वो पूर्ण होते हैं। फिर सरकार से सरकार तक, सरकार में कई मंत्रालय होते हैं, कई विभाग होते हैं, सरकारी विभाग होते हैं, उनके मध्य कई गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इन सूचनाओं को गोपनीय रखते हुए सूचनाओं का आदान प्रदान सुनिश्चित करना, सही समय पे सूचनाएं पहुंच जाना, या फिर कोई अप्रूवल हो, कोई अनुमोदन करवाना हो किसी बात का, किसी नियम कानून का, या कोई सुझाव प्राप्त करना हो, या फिर बजट से संबंधित कोई बात हो, ये सभी चीज़ें एक विभाग से दूसरे विभाग तक पहुंचने में, उस प्रक्रिया को पूर्ण करने में, कम समय में पूर्ण करने में ई शासन का बहुत बड़ा महत्व होता है। यहाँ तक कि सरकारी विभागों में दस्तावेज बहुत होते हैं,
बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, फाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन सब का अगर कंप्यूटर में इनको सेव कर दिया जाए, भंडारण कर दिया जाए, तो चीज़ें और आसान हो जाती हैं। फिर फाइल में ढूंढना नहीं पड़ता, अगर कोई डाटा हो तो तुरंत मिल जाता है। इसी तरह सरकार से व्यवसायी तक कोई प्रोजेक्ट है उसके अनुमोदन के लिए, या फिर लोन संबंधी जो नियम कानून है, या फिर कुछ सुझाव देने के लिए और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, करों से संबंधित बातें हैं, या व्यवसाय से जुड़ी कुछ व्यक्तिगत बातें हैं, सरकार से जुड़ी कुछ बातें हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार, कॉपीराइट या फिर पेटेंट की स्वीकृति या अस्वीकृति से संबंधित बातें हैं। ये सभी चीज़ें व्यवसायी और सरकार के मध्य ई शासन के माध्यम से सुदृढ़ बनाई जा सकती हैं। इन जानकारियों को ई गवर्नेंस के माध्यम से साझा किया जा सकता है और व्यवसायगत जो कठिनाइयां हैं उनको दूर किया जा सकता है। फिर सरकार से कर्मचारियों तक, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज़ की, कर्मचारियों को कई तरह की शिकायतें रहती हैं, कई उनकी उम्मीदें रहती हैं, चाहे वो आय से जुड़ी हुई हो, अर्थात सैलरी से जुड़ी हुई हो, या फिर परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई हो, प्रमोशन आदि से संबंधित जो समस्याएं हैं, या कोई अन्य शिकायत है, उसके निपटारे की व्यवस्था होनी चाहिए और ई शासन इसको बहुत ही प्रभावी बना सकता है। तो यह ई शासन सरकार और कर्मचारियों के मध्य की दूरी जो है वो पाटने का कार्य करता है। तो आपने देखा इन 4 मॉडल्स के द्वारा ई शासन किस तरह से गवर्नेंस के उद्देश्यों को बहुत आगे तक ले जाता है। सेवाओं की पहुंच कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी ढंग से, कुशल ढंग से पहुंच, किसी शिकायत का त्वरित ढंग से निपटारा, लोगों को संतुष्ट करना, व्यवसायियों को संतुष्ट करना, कर्मचारियों को संतुष्ट करना, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कम से कम समय में सरकारी विभागों, कर्मचारियों या व्यवसायियों या आम जनता को देना, ये सभी ई गवर्नेंस के माध्यम से बहुत ही सही ढंग से हो सकते हैं। और आने वाले समय में जो नई प्रौद्योगिकियां आएंगी जो ई गवर्नेंस को और ज़्यादा प्रभावी बनाने में, स्मार्ट बनाने में सक्षम होंगी, गवर्नेंस को स्मार्ट बनाएंगी, वो सभी अपना ली जाएंगी, अपनानी भी चाहिए। तभी जा कर के लोक कल्याण का जो उद्देश्य है उसको पूर्ण किया जा सकता है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो भारत में ई शासन के क्षेत्र में देखा जाए तो कई पहलें की गई, जिसमें सबसे बड़ी पहल इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के क्रियान्वयन के अंतर्गत डिजिटल भारत कार्यक्रम को देखा जा सकता है। तो डिजिटल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत जो आपने देखा, अभी जो मॉडल आपने देखे, उनकी जो डिमांड है उनको पूरा करने का प्रयास डिजिटल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो सरकारी विभाग हैं, मंत्रालय हैं, उनका डिजिटलीकरण किया जा रहा है ताकि भारत को डिजिटल शक्ति संपन्न तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में तब्दील करने का लक्ष्य जो है पूरा किया सके। इसका लक्ष्य जो है भारत को डिजिटल शक्ति संपन्न बनाना तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में तब्दील करना है। विशेष तरह के कौशल कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कौशल विभाग तमाम तरह के कौशल संबंधी योजनाएं चलाई जा रही हैं, कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है लोगों को। इसके लिए आप देखेंगे राज्यों में आंकड़ा केंद्र स्थापित किया गया है, एरिया नेटवर्क, सामान्य सेवा केंद्र, ई शासन सेवा वितरण गेटवे, ई जिला तथा क्षमता निर्माण। आप देखेंगे जिलों में या फिर तहसील स्तर पर भी डिजिटलीकरण हो रहा है, जिससे परंपरागत जो शासन की जो कमियां थीं, जो बुराइयां थीं, जो बाधाएं थीं, उनको दूर किया सके, अच्छे ढंग से लोगों की सेवा की जा सके, सेवाओं की लोगों तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके, उनके शिकायतों का निपटारा किया जा सके। इसके अंतर्गत बहुत से सरकारी मंत्रालय व विभाग सम्मिलित हैं। आने वाले समय में लगभग सभी सरकारी विभाग, मंत्रालय इसके अंतर्गत हो जाएंगे, डिजिटलीकरण सबका हो जाएगा। इसके अलावा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी
अपने अपने राज्यों में ई शासन के क्षेत्र में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ई शासन की, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे वो सेवा संबंधित हो, चाहे सुरक्षा संबंधित हो, चाहे वह शिक्षा या रोजगार संबंधित हो। सभी क्षेत्रों में ई शासन की महत्वपूर्ण भूमिका आज देखी जा सकती है। इसके मार्ग में, ई शासन के मार्ग में चुनौतियां हैं भारत जैसे, खासकर भारत जैसे देशों में, विविधतापूर्ण देशों में। सबसे पहली जो सामाजिक व पर्यावरणीय बाधाएं हैं, यहाँ पर भारत में आप देखेंगे अक्सर कि कोई नई प्रौद्योगिकी आएगी, नई कोई प्रणाली आएगी, उसको अपनाने में बहुत संकोच लोग करते हैं, परंपरागत पद्धति में ही जीना पसंद करते हैं। तो सबसे बड़ी बाधा तो वही है। दूसरी सबसे बड़ी बाधा है कि जो कंप्यूटर, जो मोबाइल, जो अन्य जो सेवाएं हैं, जो चीज़ें हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो सभी लगभग इंग्लिश में ही प्रोवाइड की जा सकती हैं। हालांकि अब बदलाव हो रहे हैं, लगभग सभी स्थानीय भाषाओं में भी उनको कोशिश की जा रही है सेवाओं को पहुंचाया जाए, लेकिन अभी बहुत पीछे हैं हम इस क्षेत्र में। तो इंग्लिश में होने की वजह से, अंग्रेजी में होने की वजह से, और भारत में साक्षरता की बहुत कमी है, और जो लोग साक्षर हैं उनको कंप्यूटर और मोबाइल सही ढंग से चलाना आए, इंटरनेट सही ढंग से चलाना आए, यह भी सुनिश्चित करना होगा। तो ये सभी सामाजिक व पर्यावरणीय परिवेशी बाधाएं हैं जिनको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बाधाएं हैं जो ई शासन को महत्वपूर्ण उपयोगी बनाने से रोकती हैं। फिर आर्थिक बाधाएं भी हैं। लोग इतने सक्षम नहीं कि कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप परचेज कर सकें, उनका रखरखाव कर सकें, उनको अपडेट कर सकें। इसके अलावा भारत सरकार को भी इसमें बहुत ज़्यादा लागत आएगी, तो निवेश इसमें बहुत ज़्यादा होने चाहिए, निवेश को आकर्षित करना होगा। तो अभी निवेश इस क्षेत्र में उतना ज़्यादा आ नहीं रहा है, तो यह भी एक बड़ी बाधा है जिसको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। फिर तकनीकी बाधाएं जैसे कि सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है, जो योजनाओं में परिवर्तन होता है उनका अपडेशन, उनके बारे में कैसे लोगों को मालूम चले, कैसे वो सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। इसके अलावा अपनी गोपनीयता और जो सुरक्षा को उसको कैसे सुनिश्चित रखा जाए, डेटा को सुरक्षित रखना बहुत बड़ी चुनौती है लोगों के लिए। पिछड़े क्षेत्र, यहाँ भारत में कई पहाड़ी, पर्वतीय इलाके हैं, पठारी इलाके हैं, जंगल के इलाके हैं जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी देना अभी तक संभव नहीं हो सका है, तो वो कनेक्टिविटी अभी तक दिया जाना शेष है। इसके अलावा स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराना सॉफ्टवेयर को, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस क्षेत्र में कुशल जो लोग हैं उनकी भी कमी है, तो कुशल लोगों की पहचान करना या फिर कौशल प्रशिक्षण देकर इस क्षेत्र में उन्हें रोजगार देना, यह भी एक बड़ी बाधा है। उनको रोजगार मिलेगा तभी इस क्षेत्र में कार्य आगे बढ़ेगा। तो ये सभी चुनौतियां हैं। उपाय के रूप में देखा जाए, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाएं हैं, रिकमेंडेशंस हैं, उनको आप देख सकते हैं उपाय के रूप में। सबसे बड़ी बात, अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, सरकार का स्वरूप और जो उसकी कार्यशैली उसमें परिवर्तन लाना, लोगों को इसके लिए जन जागरूक करना, लोगों में जागरूकता लाना ई शासन के प्रति, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति। इसके अलावा जन आंदोलन के रूप में इसको विकसित करना, जन आंदोलन के रूप में, जैसे स्वच्छ भारत कार्यक्रम है, एक जन आंदोलन बना दिया गया, इसी तरह डिजिटल भारत कार्यक्रम को जन आंदोलन की तरह बना देना चाहिए ताकि लोग डिजिटल साक्षरता के प्रति आकर्षित हों, डिजिटल रूप से साक्षर बने और डिजिटलीकरण को अपनाएं, क्योंकि आप देंगे वो अपनाएंगे नहीं तो फिर सेवाओं की पहुंच कहाँ संभव हो सकेगी। प्रक्रिया पुनर्रचना और जितना ज़्यादा सरल हो सके उतने सरल ढंग से पहुंचाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि उनकी भाषा में उसको प्रदान किया जाए, सेवाओं को प्रदान किया जाए। प्रक्रिया पुनर्रचना ई शासन के अनुसार होनी चाहिए, अर्थात जो नए पुराने नियम कानून हैं उनको ई अभिशासन के तहत या ई गवर्नेंस के अनुसार परिवर्तित कर देना चाहिए, प्रक्रियाओं को उस अनुसार परिवर्तित कर देना चाहिए ताकि अपनाने में कठिनाई न हो। क्षमता निर्माण व जागरूकता सृजन, लोगों को कौशल प्रशिक्षण देकर के तकनीकी समाधान किया जा सकता है, क्षमता निर्माण किया जा सकता है, क्षमता निर्माण और उससे क्षमता निर्माण के माध्यम से जागरूकता का सृजन किया जा सकता है लोगों में। निगरानी व मूल्यांकन की व्यवस्था होनी चाहिए, निगरानी होनी चाहिए कार्यक्रमों की, क्योंकि बड़ी बड़ी योजनाएं इसमें चलती हैं। निगरानी न होने की वजह से, निगरानी अगर न होए तो यह व्यवस्था भी जस की तस रह सकती है या फिर इसमें भी भ्रष्टाचार की गुंजाइशें हो सकती हैं। तो निगरानी और मूल्यांकन
ये बहुत ही आवश्यक तत्व है। मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि सेवाओं को जो जिस ढंग से दिया जा रहा था उस ढंग से पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही हैं। अगर नहीं पहुंच रही हैं तो किस ढंग से पहुंचाया जा सकता है, प्रभावी बनाया जा सकता है, क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या बदलाव किए जाएं, तो अपेक्षित बदलाव किए जाने चाहिए। तो भैया ये रहा आपका ई गवर्नेंस। आपका गवर्नेंस का जो सेगमेंट है वो समाप्त होता है। अब हम पॉलिटी शुरू करेंगे। राज व्यवस्था और संविधान में जो आपका टॉपिक जो सेकंड पेपर लगभग 2/3 वही है आपका, वहीं से प्रश्न आएंगे, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।